Let's do the first question. Which has maximum stability? CH2 double bond CH2 dot, या फिर टर्शरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, या फिर प्राइमरी रेडिकल. हम लोग जैसे जानते हैं कि टर्शरी रेडिकल आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, तो हमारे दिमाग में यही जाता है कि सबसे पहला ऑप्शन टर्शरी रेडिकल होना चाहिए. लेकिन so according to stability order 3 degree are more stable than 2 degree and 2 degree are more stable than 1 degree. लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट is a much stabler effect than hyperconjugation. जब हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है. देखिए कैसे, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है. ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड टू चूंकि यहां पे स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो आपके पास यहां पे लर्निंग ये रही कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड दिस इज ऑलवेज एज इट इज. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन CH3Cl अंडरगोज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में actually this should be heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission में this will form CH3 dot plus Cl dot. जब हम CH3Cl की बात करते हैं तो देन this is but obvious 4 sigma bonds, तो that's why this is sp3 hybridization. लेकिन अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे 3 बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो p ऑर्बिटल में है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता है. इसलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमें sp2 देखने के लिए मिलता है. तो यहां पे डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन कार्बन अंडरगोज अ ज्योमेट्रिक चेंज फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू प्लेनर, दैट्स ट्रू, क्योंकि यहां पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है sp3 में और sp2 में प्लेनर स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 से sp2 में चेंज हो जाता है. सो दिस इज अ डिफरेंस वी आर लुकिंग. इस फिफ्थ क्वेश्चन में विच इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यहां पे हमें इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. सो लेट्स सी. अगर हम ए स्ट्रक्चर से शुरू हो जाते हैं तो देन अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इट विल ऑलवेज फॉर्म जो कि डी स्ट्रक्चर है. सो दिस इज ए, दिस इज डी, एंड देन उसके बाद अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं तो देन वी विल गेट सी स्ट्रक्चर. लेकिन हम देखते हैं कि इसमें हमें कहीं पे भी बी स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलता है. वैसे भी बी स्ट्रक्चर या बी ऑप्शन रूल आउट हो जाता है क्योंकि यहां पे आपने दो दो फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए हैं, और इन सभी स्ट्रक्चर्स में सी स्ट्रक्चर विल बी द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्योंकि यहां पे हमें बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलता है. Now let's do the sixth question. Which of the following compounds can react with the Lewis base Cl minus in a Lewis acid base reaction? Lewis acid base reaction में
लुईस बेस Cl- इसलिए हो जाता है क्योंकि Cl- के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए लुईस बेस की तरह से एक्ट करता है। एक लुईस बेस के साथ एक लुईस एसिड ही रिएक्ट करेगा, और लुईस एसिड हम उसको बोलेंगे जिसके पास या तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनमें से सिर्फ AlCl3 के पास है, क्योंकि Al के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह से काम करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ लेट्स डू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि बेटर न्यूक्लियोफाइल के लिए न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं होना चाहिए, और दूसरा ताकि ये जाके अटैच हो सके, और दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कम होनी चाहिए ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल बोलते ही उसको हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में OH- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन CH3 होल थ्राइस CO-, क्योंकि ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो NH3 इज बेटर देन H2O, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2O से कम होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, और यही आंसर है थर्ड ऑप्शन के लिए भी। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करते हैं तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, दैट मीन्स R3P विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन R3N। एक्चुअली इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। दिस ऑप्शन मस्ट बी R3P लेस देन R3N। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूक्लियोफाइल के साथ ये दो कंडीशन मीट करना जरूरी है। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि होता है तो देन इट विल बी अ बेटर बेस, देन इट विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस इन दोनों में सिर्फ एक यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना चाहिए। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफाइल हम उसको बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम CH3+ की बात करते हैं तो चूंकि उसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेफिनेटली उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वैसे भी प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। BF3 वो तो हम जानते ही हैं कि लुईस बेस की तरह से एक्ट करता है। SO3 उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लेकिन अगर हम CH5 की बात करते हैं तो कार्बन जिसके सराउंडिंग में 5 हाइड्रोजन्स हैं और एक प्लस चार्ज है, तो इसलिए इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट नहीं करेगा। Now let's look at question number 11, which is the most stable carbocation. अगर हम कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्टेबल इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा स्टेबल इफेक्ट है। और हम देखते हैं कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, इसमें प्लस चार्ज नो डाउट पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम ऑप्शन सी और ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस प्लस चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल मॉलिक्यूल, इसलिए ऑप्शन सी एक बेटर ऑप्शन है ए और डी से। लेकिन ऑप्शन बी की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लुक में आपको देखते ही लगेगा कि ऑप्शन बी ये भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, जैसे मैं आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर बताता हूं, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, दैट वी नो, एंड इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है। अब मान लीजिए अगर मैं इस H+ को निकाल देता हूं, इसको H- की तरह से निकाल देता हूं, और यहां पे एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये प्लस चार्ज इसका जो जिस p ऑर्बिटल में होगा वो p ऑर्बिटल इसके प्लेन में होगा।
लेकिन रेजोनेंस दिखाने के लिए दिस p ऑर्बिटल शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ताकि कॉन्जुगेशन इफेक्ट आ सके, और वो हमें यहां पे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, और इसीलिए ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं कहलाएगा। तो आप सिर्फ एक प्लेन में देखने के बाद, पेपर में प्लेन में देखने के बाद उसको 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोचिए क्वेश्चन को, तो तब आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओवरऑल आंसर इज सी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 12th क्वेश्चन, विच कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट एज इंडिकेटेड। मैं आपको एक एक कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। यहां पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं विद द बेंजीन रिंग, और इसीलिए ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे H का H प्लस की तरह से निकलना आसान हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट विल गेट कन्वर्टेड टू फिनोलेट आयन, और H प्लस निकल जाएगा। वैसे भी हम जब भी ये देखते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो ये जरूर देखते हैं कि इसका आयन कितना ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि अगर आयन स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी और हमें ज्यादा स्टेबल रिएक्शंस देखने के लिए मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन। पहले हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में यहां पर हमें स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन यहां पर हमें स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। CH3 का थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CH2 को मिल जाता है, और आप लोग जानते ही हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मच प्रोनाउंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम इसके आयन की बात करेंगे तो इसका आयन स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्ट इज, ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ सकते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है उसके साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, और दूसरा कि ये पूरा का पूरा रिंग भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ। सो दिस इज वेरी वेरी स्टेबलाइज्ड, वेरी वेरी स्टेबलाइज्ड। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो CH3COO- ये आयन हमें देखने के लिए मिलता है। इसका स्टेबलाइजेशन इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से तो हो सकता है, वो तो हमें बेंजोइक एसिड में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन दिस CH3 दिस विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए एसिटिक एसिड इज लेस स्टेबल और या फिर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अब हम बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन में अगर हम एमीन की बात करते हैं तो एमीन विल बी मोर बेसिक देन CH3NH2, सॉरी, एमीन विल बी मोर बेसिक देन CH3NH2 प्रोवाइडेड कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे पाता है, लेकिन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में चले जाते हैं, और इसलिए ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेशन के लिए। लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो CH3 के रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इनफैक्ट नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना और आसान हो जाता है, तो इसलिए CH3NH2 इज मोर बेसिक देन aniline. So option B is incorrect. Next we talk about question number 13, which is maximum acidic.
हम एक एक ऑप्शन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बी ऑप्शन की बात करते हैं। यहां पर लॉजिक ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 4n इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी एरोमेटिक बनाते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक बन सकता है अगर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और इस तरीके से ये कंपाउंड कुछ ऐसे हो जाता है। अब ये एरोमेटिक बन जाता है लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो देन दिस कंपाउंड विल नॉट बी वेरी मच एसिडिक, क्योंकि अब H को H प्लस की तरह से निकलने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर H जो यहां पर है अगर वो H प्लस की तरह से निकल जाता है तो तब यहां पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा जो इसको फर्दर एंटी एरोमेटिक बना देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ये कंपाउंड पहले से ही एरोमेटिक हो जाता है और इसलिए H प्लस की तरह से नहीं निकल पाता है। अब हम ऑप्शन सी की बात करेंगे। ऑप्शन सी में चूंकि हाइड्रोजन को निकलने के लिए कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर यहां पे नहीं है तो इसलिए ये भी एसिडिक नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी कुछ इस तरीके से O प्लस एंड O माइनस में कन्वर्ट हो सकता है और बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज कर सकता है। चूंकि बेंजीन रिंग पहले से स्टेबलाइज है तो ये अपना H प्लस नहीं देगा। अब हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें अगर ये अपना H प्लस दे देता है तो उसके बाद एक स्टेबलाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हाकल रूल फॉलो कर रहा है। तो इसलिए चूंकि ये स्टेबलाइज्ड एनायन दे रहा है तो इसलिए दिस इज द मैक्सिमम एसिडिक कंपाउंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। सबसे पहले देखते हैं कि फिनॉल के पास एसिडिक नेचर क्यों आती है। दिस इज फिनॉल। यहां पे ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस के साथ, दैट मीन्स बेंजीन रिंग के साथ, और इसीलिए ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आता है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है और H का H प्लस की तरह से निकलना आसान हो जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फिनोलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। ऐसा कोई भी ग्रुप जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा वो हमेशा इसकी एसिडिक नेचर को कम कर देगा, और वो ग्रुप जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी को कम करेगा वो ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो रिंग को। अगर हम इन तीनों में देखते हैं तो सिर्फ CH3 है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसीलिए CH3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यह बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो लेट्स सी कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहां पर अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं विच इज डेल्टा हाइड्रोजन, तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो दिस कार्बन विल बिकम कार्बन आयन C माइनस, लेकिन ना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर सके। अगर हम यहां पे देखते हैं तो यहां पे अगर H प्लस निकलता है तो देन अगेन आप ये बोल सकते हैं कि सर यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और रेजोनेंस इफेक्ट तभी हो सकता है जब स्ट्रक्चर प्लेनर हो। तो ये कार्बन एक ही प्लेन में नहीं है इस कार्बन के साथ, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। सो दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट एसिडिक। अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, नाउ दिस हाइड्रोजन इज इन प्लेन विद द रिंग, लेकिन जब ये हाइड्रोजन H प्लस की तरह से निकल जाएगा और कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होंगे बल्कि प्लेन में ही होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन तभी हो सकता है जब वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। सो देन दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉट एसिडिक।
अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज को बेटर वे में होल्ड कर सकता है रादर देन कार्बन इन ऑल द अदर केसेस, और इसीलिए दिस हाइड्रोजन विल बी द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम अलग अलग तरीकों से जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो कैसे जज करते हैं, और ये सब चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए। Next we talk about question number 21, which is not the correct representation of the pi electron transfer। यहां पे हम देखते हैं कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन अगर CH2 पे आते हैं तो CH पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, सो दैट मीन्स दिस इज अ स्टेबल, दिस इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स CH2 पे आ सकते हैं फॉर द सेम रीजन। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन CH2 पे आ सकते हैं क्योंकि हमें 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, लेकिन अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स इधर लेके जाते हैं या फिर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, इट विल एनीवे गिव मी 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन सी एन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन उससे अवे नहीं जा सकते हैं जब दोनों ऑप्शन सेम हो, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल रहा है दोनों केस में, तो तब इलेक्ट्रॉन शुड शिफ्ट टुवर्ड्स Cn। Next we talk about question number 23. Ethinic hydrogen is released most easily in which of the options? Ethinic hydrogen मतलब जो हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास होता है, बशर्ते कि ये टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए, तो इसमें सभी के सब टर्मिनल एल्काइन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम हाइड्रोजन H प्लस निकाल देते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहां पे कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज में साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इट बिहेव्स लाइक एल्काइल ग्रुप। यहां पे भी साइक्लोहेक्साइल के ऊपर NO2 है, सो दिस विल बी लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इन दोनों में सी और डी ऑप्शन में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये रेजोनेंस ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा रेदर देन सी ऑप्शन। तो इसीलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करने के लिए डी इज अ मच बेटर ऑप्शन देन सी, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल को जज करने के लिए हम सबसे पहले इन सबके कैटायंस बना के देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कार्बन पे प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, कैटायंस उनके उतनी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे, देन दैट मीन्स वही ऑप्शन बेटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करेगा। और कार्बन पे प्लस चार्ज तभी स्टेबलाइज हो सकता है जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो। सी ऑप्शन में दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, सो दैट मीन्स दिस विल बिहेव एज अ बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। आंसर इज सी। Now let's do question number 26. Identify the compound out of the following in which complete delocalization of pi electron does not take place. अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं से फर्स्ट ऑप्शन में, तो देन हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देन इट फॉर्म्स एंटी एरोमेटिक सिस्टम। लेकिन हम इसको एरोमेटिक बना सकते हैं अगर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, तो तब ये एरोमेटिक बन जाता है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। यहां पे भी अगर हम देखते हैं तो चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज अ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, लेकिन
यहां पे हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम इससे देखें तो हमें सिस्टम कुछ ऐसा मिलेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के बाद भी एंड दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसलिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन सिंपली ऐसे ट्रांसफर हो सकते हैं, हालांकि ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है इस सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब के सब पहले से ही एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप कर चुके हैं और ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। तो इसके दो ऑप्शन है, बी एंड डी। Next we talk about question number 29. Low reactivity of vinyl chloride and chlorobenzene is due to vinyl chloride यहां पे हमें इसकी लो रिएक्टिविटी इसलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि क्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रेजोनेंस में जा सकते हैं, क्लोरीन पे एक प्लस चार्ज आ सकता है और ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल एक्ट लाइक अ डबल बॉन्ड, जिसको ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसलिए विनाइल क्लोराइड में हमें लो रिएक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन में भी फॉर द सेम रीजन हमें ये डबल बॉन्ड करैक्टर देखने के लिए मिलता है और इसकी रिएक्टिविटी लो चली जाती है। चूंकि यहां पे रेजोनेंस का इफेक्ट एटम से अवे है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन इज ड्यू टू पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइपरकॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां पे ये पूरा रिंग CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी है। तो यहां पे हमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहां पर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन अटैच हो जाती है रेजोनेंस के साथ। यानी मान लीजिए कि अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन जिन कार्बन से अटैच है उनके पास हाइड्रोजन है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर हम यहां पे बात करते हैं तो चूंकि यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है यानी ये वाला कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन हमें डी में देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग कार्बोकेटायन चेंजेस टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन विच इज। देखिए इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है एंड दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन, और हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो इसलिए यहां पे हमें एक हाइड्रोजन शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा और ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। So this will be more stable carbocation. Question number 32, in the following electrophile HO NO2 is। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग
HONO2 यानी HNO2 को HONO2 की फॉर्म में लिखते हैं एंड दैट इज HO minus NO2 plus. So NO2 plus will be a electrophile in this. Question number 34. Select the alkene in which addition of HX is strictly regiospecific. Regiospecific मतलब कि बनते तो दोनों ही प्रोडक्ट है लेकिन एक ज्यादा बनता है और दूसरा कम फेवर्ड होता है. तो हम सबसे पहले बी ऑप्शन की बात करते हैं. बी ऑप्शन में अगर HX ऐड होता है तो ऑफकोर्स इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने के पूरे चांसेस हैं. तो इसलिए यहाँ पे कोई भी रीजियो स्पेसिफिक नहीं होगा, सिर्फ 3 डिग्री कार्बोकेटायन के प्रोडक्ट बन जाएंगे. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन के प्रोडक्ट बन जाएंगे. और अगर हम यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो कार्बन पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो सकते हैं तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा एंड दिस विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है और अगर इधर आते हैं तो भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है. तो फिर फर्स्ट ऑप्शन रीजियो स्पेसिफिक कैसे होगा देखते हैं. मान लीजिए कहानी कुछ ऐसे होती है और इधर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है, मतलब इधर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और इधर प्लस चार्ज आ जाता है. तो ये प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ रिंग रेजोनेंस. लेकिन अगर प्लस चार्ज इस कार्बन पे आता है तो तब कोई भी रिंग रेजोनेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. तो इसलिए दिस कार्बोकेटायन विल बी मोर फेवर्ड और इसलिए एक रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 38. यहां पे 1,2 और 1,4 एडिशन हमें ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलेगा. देखते हैं कैसे. कुछ इस तरीके से. लेकिन चूंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन सकता है, सो दिस विल बी द फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड, थर्ड एंड देन दिस विल बी द fourth position. That's why this is called 1,4 addition. If this is the first position जिससे इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं तो then this will be the second position. That's why this is called 1,2 addition. और 1,4 addition अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं तो 1,4 एडिशन हमेशा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देता है क्योंकि हम 1,4 एडिशन में जैसे देख सकते हैं कि दिस विल फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. यहां से लेके और यहां तक ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. लेकिन यहां पे हमें इतना कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लेंथी कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है. सिर्फ यही हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. So that means 1,4 addition will give me more stable product than 1,2 addition. Next we talk about question number 42. 42 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में मैक्सिमम होगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से होने से पहले हम जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और कार्बन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम उसको बोलते हैं जिसमें जो इनकमिंग ग्रुप है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है एंड दैट इज लुकिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज. यहां पे भी कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसमें भी कार्बन पे एक प्लस चार्ज है एंड सो ऑन. लेकिन जिसमें कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैक्सिमम होगा. यहां पे हम देखते हैं कि CH3 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन पे प्लस चार्ज को कम कर देता है. यहां पे दो CH3 ग्रुप है तो ये ज्यादा रिड्यूस करते हैं. और अगर हम A और B ऑप्शन की बात करते हैं तो A और B ऑप्शन में A ऑप्शन के पास दोनों हाइड्रोजन है, B ऑप्शन में एक हाइड्रोजन है और एक C6H5 है. C6H5 कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. इनफैक्ट इट स्टेबलाइजेस मोर देन C एंड D ऑप्शन. तो इसीलिए दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A. अगर हम लोग
इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इनफैक्ट C6H5 is more electron repelling than CS3 and CS3 is more than hydrogen.